गुड मॉर्निंग। हाँ, आज अपना टॉपिक रहेगा लेसन नंबर 5 से जल विभव की अवधारणा। तो कल हमने पढ़ा था विसरण दाब न्यूनतम, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो देखिए, सबसे पहले जल विभव की अवधारणा इसको किसने प्रस्तुत किया था? आर.के. स्लेटर और एफ.एम. टायलर ने 1960 में प्रस्तुत किया था। इस अवधारणा को आर.के. स्लेटर और एफ.एम. टायलर ने इसको प्रस्तुत किया था। अब होता क्या है, तो आपको बताया था मैंने विसरण दाब न्यूनतम। क्या होता है विसरण दाब न्यूनतम? कि जो दो विलयन होते हैं उनके डीपी का अंतर क्या कहलाता है? डीपीडी कहलाता है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे यहाँ जल विभव की अवधारणा। तो सबसे पहले जल विभव क्या होता है? जल विभव क्या होता है? तो शुद्ध जल के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा और विलयन के जल के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा के अंतर को, क्या? शुद्ध जल के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा और विलयन के जल के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? जल विभव कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने दो पात्र ले रखे हैं और यहाँ पर इसमें केवल क्या है? जल के अणु, और यहाँ पर क्या है? विलयन। इन दोनों की स्वतंत्र ऊर्जा के अंतर को, स्वतंत्र ऊर्जा के अंतर को क्या कहते हैं? जल विभव कहते हैं। तो शुद्ध जल के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा व विलयन के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा के अंतर को क्या कह देते हैं? अपन यहाँ पर जल विभव कहते हैं। तो सबसे पहले जल की अवधारणा, ये जल विभव की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? आर.के. स्लेटर और एफ.एम. टायलर। परिभाषा हो गई है शुद्ध जल के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा और विलयन के जल के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? जल विभव कहते हैं। इसे ग्रीक भाषा का शब्द है साई। ग्रीक भाषा का शब्द कौन सा है? साई। उससे क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। साई, या इसको क्या बोलते हैं? साई डब्ल्यू कहते हैं। अब इसे, इसकी मापने की जो इकाई है, या जल विभव की मापने की जो इकाई है वो क्या होती है? बार, या क्या होती है? एटीएम होती है। बार या क्या होती है? एटीएम होती है, एटमॉस्फेयर। अब यहाँ इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि ऊष्मागतिकी नियम के अनुसार जल विभव होता है या वाटर पोटेंशियल है, इस जल विभव को क्या कहते हैं? डीपीडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीपीडी भी कहते हैं। और आपने पढ़ा था डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, ओपी माइनस टीपी। अब यहां पर बात करेंगे ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार। तो डीपीडी है उसको क्या कहते हैं? जल विभव भी कहते हैं। जिसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? साई डब्ल्यू से या साई से प्रदर्शित किया जाता है। तो इस साई डब्ल्यू का मान क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है। फिर ओपी को अपने क्या बोला था? पराश्रय दाब। तो पराश्रय दाब है उसको क्या कहते हैं? पराश्रय विभव कहते हैं, या क्या कहते हैं? विलयन विभव भी कहा जाता है। पराश्रय दाब को यहाँ क्या कहेंगे? पराश्रय विभव या विलयन विभव भी कहते हैं। और इसका मान भी क्या होता है? नेगेटिव होता है। अर्थात जल विभव का मान भी क्या होता है? नेगेटिव। और पराश्रय दाब है या पराश्रय विभव है उसका मान भी क्या होता है? नेगेटिव होता है। और फिर यहां पर क्या है? टीपी। ठीक है, टीपी। तो स्फीति दाब है, तो स्फीति दाब को यहां पर टीपी को क्या कहते हैं? अपन दाब विभव कहते हैं। जैसे डीपीडी को वहां क्या कहा? जल विभव। पराश्रय दाब को क्या कहा? पराश्रय विभव। इसी प्रकार से स्फीति दाब टीपी को यहां पर क्या कहते हैं? दाब विभव, जिसका मान क्या होता है? पॉजिटिव होता है। एक कंडीशन में नेगेटिव होता है, जो
द्रव्य कुंचित कोशिका होती है उसका मान यहाँ नेगेटिव हो सकता है, बाकी सभी में कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है। इस प्रकार से जो यहाँ फॉर्मूला बनता है वो ये है, जल विभव बराबर पराश्रय विभव प्लस दाब विभव। ठीक है, साई या साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। तो यहाँ हमने दो बात देखी है। सबसे पहले जल विभव की अवधारणा में जल विभव की परिभाषा यानी शुद्ध जल के संतुलन अणु की ऊर्जा, विलयन में जल के अणु संतुलन ऊर्जा के अंतर को क्या कहते हैं, यहाँ पर जल विभव कहते हैं। और यहाँ पर ये होता है कि जल विभव, पराश्रय विभव और दाब विभव में क्या संबंध है। जल विभव बराबर पराश्रय विभव प्लस दाब विभव, साई एस या साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी। यहाँ मान उन दोनों का, इसका और इसका मान क्या होता है, नेगेटिव, और इसका मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसके आगे अपन पढ़ेंगे, हाँ देखिए अब पढ़ेंगे अपन पराश्रय तंत्र की परिकल्पना। ठीक है, तो अभी आपने जल विभव की परिभाषा पढ़ी थी। ठीक है, यानी शुद्ध जल के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा और विलयन के जल के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा के अंतर को क्या कहते हैं, जल विभव। उसके बाद में हम पढ़ेंगे पराश्रय तंत्र की परिकल्पना। तो जैसे मान लीजिए ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली है, ये क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली। इस अर्धपारगम्य झिल्ली में अपन क्या डालते हैं, चीनी का घोल डाल देते हैं। यहाँ पर क्या डालते हैं, चीनी का घोल। और इसको अर्धपारगम्य झिल्ली को कहाँ रख देते हैं, एक तनु विलयन में रख देते हैं। कहाँ रखते हैं, तनु विलयन में। अब यहाँ पर चीनी का घोल रखा हुआ है, यहाँ जल के अणु क्या है, अधिक है, तो जल के अणु कहाँ प्रवेश कर जाएंगे, अंदर। तो यहाँ अंदर की तरफ से अणु के द्वारा झिल्ली पर क्या लगेगा, बाहर की तरफ दबाव लगेगा। जैसे हमने कोशिका के लिए पढ़ा था, कोशिका में जल जाता है तो अंदर से बाहर की तरफ लगने वाले दाब को हमने यहाँ पे क्या बोलना, टीपी का। इसी प्रकार जैसे अंदर जल जाता है तो बाहर की तरफ झिल्ली पर क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली पर अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ दबाव लगता है, जिसे क्या कहते हैं, टीपी कहते हैं। क्या कहते हैं, टीपी या स्फीति दाब कहते हैं। अर्थात जब जल के अणु उसमें प्रवेश करते हैं तो अंदर से बाहर की तरफ लगने वाले दाब को अपन क्या कहते हैं, टीपी कहते हैं। जब ये टीपी होता है या स्फीति दाब होता है तो जल विभव पर भी प्रेशर होता है, और इस जल विभव पर होने वाले प्रेशर को क्या कहते हैं, दाब, सॉरी यहां पर कहते हैं उसको दाब विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, दाब विभव कहते हैं। अब आपने यहां पर देखा कि सबसे पहले अर्धपारगम्य झिल्ली है, वहां पर उसमें क्या लिया हमने, चीनी का घोल लेते हैं, और चीनी के घोल के को कहां रख दिया हमने, तनु विलयन में रख देते हैं। तो यहाँ पर बाहर की तरफ जो लगने वाले दाब को अपन क्या कहते हैं कि टीपी कहते हैं, और इसके द्वारा जल में ऊपर दाब लगता है उसको अपन क्या कहते हैं, दाब विभव कहते हैं। अब इसके बाद जल का अवशोषण करने वाली सतह को अपन क्या कहेंगे, आधात्री। यानी जल का अवशोषण जो कर रहा है उस भाग को या उस सतह को अपन क्या कहेंगे, आधात्री। और उस पर जो विभव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, आधात्री विभव या मैट्रिक्स विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, आधात्री विभव या मैट्रिक्स विभव कहते हैं। इसके सूत्र क्या हो गया, साई डब्ल्यू बराबर आपने पढ़ा था पहले साई एस प्लस साई पी, परंतु यहाँ पर जल की सतह के अवशोषण के लिए क्या आ जाएगा, साई एन। तो साई एन प्लस साई एस प्लस साई पी। ठीक है, यानी एस और पी के साथ में क्या बन गया, साई एन। क्यों कि जल की अवशोषण सतह करने वाले विभव क्या बोलते हैं, आधात्री, उससे उत्पन्न होने वाले विभव क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स विभव या आधात्री विभव कहते हैं। परंतु पाठों में इस साई एम का मान, साई एम का मान क्या होता है, बिल्कुल नगण्य होता है। क्या होता है, नगण्य। इसलिए इसकी गणना नहीं करेंगे। तो इसकी गणना नहीं करेंगे तो साई डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, साई एस प्लस साई पी। तो यहां हमने देखा पराश्रय तंत्र में
अर्धपारगम्य झिल्ली में हमने क्या डाला, चीनी का घोल डालते हैं, फिर इसको कहाँ रख दिया, तन विलयन में। तो अंदर से बाहर की तरफ जो लगने वाला दाब है उसे क्या कहेंगे, टीपी, और टीपी के द्वारा जल विभव को होने वाले दाब को अपन क्या बोलते हैं, दाब विभव कहते हैं। और मैट्रिक्स के लिए उत्पन्न या आधात्मिक के उत्पन्न विभव मैट्रिक्स विभव कहलाता है, और इसके लिए सूत्र हो गया साई डब्ल्यू बराबर साई एम प्लस साई एस प्लस साई पी। यहाँ साई एम का मान क्या होता है, पाठकों में नगण्य, इसलिए इसकी तुलना या गणना नहीं की जाती है, और सूत्र क्या होता है, साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी। इसी प्रकार 2019 में सेक्शन बी में क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से, 2 क्वेश्चन थे लेसन नंबर 5 से। कौन कौन से? सबसे पहले देखिए, जल विभव, पराश्रय विभव, दाब विभव में संबंध लिखिए। दूसरा इसके साथ था अर्धपारगम्य झिल्ली से गिरा वेरिएंट जिसका पराश्रय विभव कितना है, -33 बार, दाब विभव कितना है, -5 बार। तो इसमें जल विभव की क्या करनी है आपको, गणना। अथवा में आया था डीपीडी, ओपी और टीपी में क्या लिखना है, संबंध। और एक स्लग कोशिका में ओपी व टीपी के मान क्या होते हैं, तुल्य हो, तो उसके कारण लिखिए, यानी आपस में बराबर होंगे। स्लग कोशिका में ओपी और टीपी का मान क्या होता है, बराबर क्यों? आपको सभी बच्चों को ये दोनों क्वेश्चन अपने नोटबुक में लिखने हैं, ये लिखना है, ये 2019 में दोनों क्वेश्चन के उत्तर के साथ लिखने हैं। तो देखिए, जल विभव, पराश्रय विभव, दाब विभव विभिन्न निकाला था हमने कि क्या संबंध होता है, साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी। दूसरा, यहाँ अर्धपारगम्य झिल्ली में पराश्रय विभव कितना है, यानी साई एस कितना है, -33 बार, जबकि दाब विभव कितना है, -5 बार। दोनों डिफरेंट है ना, -33 बार, यहाँ पर -5 बार। तो सूत्र क्या होता है, साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी। क्या होता है, साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी। तो यहाँ साई एस का मान कितना है, -33 बार, पराश्रय विभव का मान कितना है, 33 बार, जबकि साई पी है उसका मान कितना है, -5। तो यहाँ सूत्र में लिखेंगे -35 प्लस साई पी का मान कितना है, -5, तो कुल कितना हो गया, -40 बार साई डब्ल्यू का मान हो गया। ये तो हो गया इसका आंसर। ये दोनों क्वेश्चन 2019 में पूछे गए। दूसरा, डीपीडी ओपी टीपी में संबंध बताया था। डीपीडी बराबर क्या होता है, ओपी माइनस टीपी। फिर सर्व कोशिका में ओपी और टीपी समान क्यों होते हैं, तो आपको पता है सर्व कोशिका में वाल प्रेशर, जो विद्युत दाब है वो बाहर से बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ टीपी का मान भी क्या हो गया है, 0। क्या होता है, टीपी का मान क्या होता है, 0, और टीपी का मान क्या हो गया, 0। तो डीपीडी का सूत्र क्या होता है, डीपीडी बराबर क्या होता है, ओपी माइनस टीपी, और टीपी का मान क्या हो गया, 0, और 0 हो गया। तो इस सूत्र में टीपी का मान 0 रखते हैं, तो डीपीडी बराबर क्या हो जाता है, ओपी, अर्थात विसरण दाब न्यूनता किसके बराबर हो जाती है, पराश्रय। तो पूरी सर्व कोशिका होती है, उस सर्व कोशिका में बाहर से कोई प्रेशर नहीं गिरता है, अंदर से बाहर को दबाव नहीं लगेगा। तो यहाँ टीपी है या स्थिति दाब है, उसका मान क्या हो जाएगा, 0, और 0 होने के कारण डीपीडी किसके बराबर आती है, ओपी के बराबर हो जाती है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। उसके बाद अपन बात करते हैं, हाँ, अब इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है अंतर शोषण या अंतर चूषण। ऐसी क्रिया जिसमें कोलाइटिक कण या ठोस पदार्थों के द्वारा जल का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। ऐसी क्रिया जिसमें कोलाइटिक कणों के द्वारा या ठोस पदार्थों के द्वारा क्या किया जाता है, जल का अवशोषण किया जाता है, क्या कहलाता है, अंतर शोषण या अंतर चूषण कहलाता है। तो देखिए दूसरी परिभाषा और भी इसकी, किसी पदार्थ के ठोस कणों के द्वारा, किसी पदार्थ के ठोस कणों के द्वारा किसी द्रव्य का बिना विलयन बनाए, किसी द्रव्य का बिना विलयन बनाए सीधा क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, अधिशोषण या अंतःशोषण कहते हैं। तो परिभाषा क्या होगी है, ऐसी क्रिया जिसमें कोलाइड कण हो
या ठोस पदार्थ हो वो क्या काम करते हैं, जल का अवशोषण क्या कहलाता है, अंतः शोषण कहलाता है। या किसी पदार्थ के ठोस कणों के द्वारा किसी भी द्रव्य का बिना विघटन बनाए क्या करना, अवशोषण क्या कहलाता है, अधिशोषण या अंतःशोषण। अब पादपों में जो प्राथमिक और द्वितीयक जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज और किससे बनी होती है, पेक्टिन। पादपों के अंदर प्राथमिक और द्वितीयक भित्ति होती है वो किससे बनी होती है, पेक्टिन और सेलुलोज से बनी होती है। ये क्या होते हैं, अंतःशोषण, यानी जल का क्या कर लेते हैं, अंतःशोषण कर लेते हैं। ठीक है, तो पादपों में अंतःशोषण कौन करता है, प्राथमिक व द्वितीयक भित्ति है वो क्या काम करती है, किससे बनी होती है, पेक्टिन और सेलुलोज से, और ये कौन सी पदार्थ होते हैं, अंतःशोषक होते हैं। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक आपसे पूछे जाए, अंतःशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो तापक्रम, उसकी बनावट में अंतःशोषण की किस प्रकार की बनावट है, और बंधुता व जल, और इसके क्या महत्व है, महत्व लिखिए अंतःशोषण के, तो आपको लिखना है अंकुरित बीज अधिशोषण के द्वारा अवशोषित करते हैं, फिर बीजों में क्या होता है, स्फुटन हो जाता है, और बारिश के समय जो लकड़ी से बने हुए दरवाजे हैं, खिड़की है, वो फूल जाते हैं, जिससे खोलने में अपन को दिक्कत आती है, वो किसी कारण होती है, अंतःशोषण के कारण। बारिश के दिनों में लकड़ी के दरवाजे हैं, लकड़ी की खिड़कियां हैं, उसमें अंतःशोषण के कारण वो फूल जाएगी, तो खोलने में अपन को क्या आती है, दिक्कत आती है। और ये चैप्टर अपना क्या हो गया है, कंप्लीट। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे उस क्वेश्चन को डालकर आप पूछ सकते हो। और आज का जो क्वेश्चन है वो देखिए, अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरा हुआ मीडियम जिसका प्राशन विभव साइनस कितना है, -40 बार, और दाब कितना है, -10। तो इसमें आपको जल विभव के बारे में बताना है, जल विभव कितना होगा इस अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरा हुआ मीडियम जिसका प्राशन विभव कितना है, साइनस कितना है, -40, और दाब कितना है, -10। तो साइन W का मान कितना होगा, सभी बच्चों को इसका आंसर कमेंट में देना है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।